हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो 6 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि डीपीआईपी की घोषणा की है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए रूस, बी ब्राजील, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जापान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि भारत जापान ने रक्षा उत्पादन और नवाचार में सहयोग बढ़ाने के लिए डीपीआईपी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में भाषणी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए शिक्षा मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय और डी ऑप्शन था गृह मंत्रालय, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भाषणी को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नींबू का रस किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए क्षारीय होता है, बी ऑप्शन था उदासीन होता है, सी ऑप्शन था अम्लीय होता है और डी ऑप्शन था प्रबल क्षार होता है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय होता है। यानी कि नींबू का रस जो होता है वह अम्लीय होता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये बताया गया है कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। दर्पण होगा, दर्पण मतलब कैसा होगा। ऑप्शन थे। ए अवतल होगा, बी उत्तल होगा, सी समतल होगा और डी उत्तल और समतल दोनों होगा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल और समतल दोनों होगा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है वह उत्तल और समतल दोनों होता है। यही बताया गया है कि उत्तल और समतल दोनों दर्पण आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने 2025 में सौर ऊर्जा विस्तार हेतु किस देश के साथ समझौता किया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी डेनमार्क और डी ऑप्शन था चीन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत ने 2025 में सौर ऊर्जा विस्तार हेतु डेनमार्क के साथ समझौता किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया कि डेनमार्क के साथ क्षमता तकनीकी और ग्रिड इंटीग्रेशन साझेदारी हुई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में किस भाषा को यूनेस्को द्वारा विशेष संरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शंस थे। ए भोजपुरी, बी ऑप्शन था तुलु, सी ऑप्शन था हो और डी ऑप्शन था बोडो, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, हो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया कि झारखंड उड़ीसा क्षेत्र को की हो भाषा को संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। हो एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भोपाल, बी ऑप्शन था नई दिल्ली, सी ऑप्शन था वाराणसी और डी ऑप्शन था पुणे। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नई शिक्षा नीति नैप के तहत 2025 यानी 2025 में किस भाषा को प्रारंभिक शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए पर विशेष जोर दिया गया। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल अंग्रेजी, बी ऑप्शन था केवल विदेशी भाषाएं, सी ऑप्शन था मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा और डी ऑप्शन था संस्कृत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इस पर जोर दिया गया। यही बताया कि नैप का मुख्य उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में किस राज्य ने सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा को प्राथमिक भाषा घोषित किया। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था झारखंड, सी ऑप्शन था छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन था असम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, असम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में असम राज्य ने सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा को प्राथमिक भाषा घोषित किया है। असम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि असमिया को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन यानी कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन थे। ए विदेशी भाषा सीखना, बी ऑप्शन था तकनीकी ज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, सी ऑप्शन था साहित्य लेखन और डी ऑप्शन था रोजगार देना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी ज्ञान का
भाषाई अनुवाद अनुवाद यानी कि एक्सप्लेन किया गया था कि उच्च शिक्षा सामग्री को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की मांग तेज हुई है। ऑप्शन थे ए मैथिली, बी ऑप्शन था भोजपुरी, सी ऑप्शन था मराठी और डी ऑप्शन था कन्नड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि भोजपुरी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने की मांग बढ़ी है। भोजपुरी तक करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार का भाषणी मिशन किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए थे। ए भाषा अनुवाद एआई प्लेटफॉर्म, बी ऑप्शन था साहित्य अकादमी, सी ऑप्शन था स्कूल शिक्षा और डी ऑप्शन था जनगणना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भाषा अनुवाद एआई प्लेटफॉर्म इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि भाषाई यानी कि भाषणी एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2025 में किस राज्य ने स्थानीय भाषा में न्याय पहल शुरू की है। चार ऑप्शन थे। ए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन था मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था गुजरात और डी ऑप्शन था बिहार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यूपी। उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर था। उत्तर प्रदेश ने स्थानीय भाषा में न्याय पहल शुरू की है। यूपी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि अदालतों में हिंदी स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं 2025 तक। ऑप्शन थे ए 20, बी ऑप्शन था 21, सी ऑप्शन था 22 और डी ऑप्शन था 23, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 22 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया गया। चार ऑप्शन थे। ए 10 जनवरी, बी ऑप्शन था 14 सितंबर, सी ऑप्शन था 21 फरवरी और डी ऑप्शन था 26 जनवरी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 में जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। यही बताया है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बहुभाषी डिजिटल समावेशन का रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन थे। ए यूनेस्को, बी ऑप्शन था आईएमएफ, सी ऑप्शन था डब्ल्यूएचओ और डी ऑप्शन था डब्ल्यूटीओ, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि भाषा में विविधता यूनेस्को का प्रमुख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में एक राष्ट्र एक भाषा नीति क्यों नहीं अपनाई गई। चार ऑप्शन थे। ए तकनीकी कारण, बी ऑप्शन था आर्थिक कारण, सी ऑप्शन था भाषाई विविधता के कारण और डी ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भाषाई विविधता के कारण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि भारत भाषाई विविधता का वाला देश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2025 में किस भारतीय भाषा को सबसे अधिक डिजिटल कंटेंट वाली भाषा बताया गया है। चार ऑप्शन थे। ए हिंदी, बी ऑप्शन था अंग्रेजी, सी ऑप्शन था तमिल और डी ऑप्शन था बंगाली, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट सबसे अधिक। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है। चार ऑप्शन थे। ए भारतीय भाषाएं, बी ऑप्शन था बांग्लादेश भाषा आंदोलन, सी ऑप्शन था संयुक्त राष्ट्र स्थापना और डी ऑप्शन था स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश भाषा आंदोलन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि 1952 में बांग्ला भाषा आंदोलन की स्मृति में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा पहल शुरू की है। चार ऑप्शन थे। ए संस्कृति मंत्रालय, बी ऑप्शन था शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन था गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन था आईटी मंत्रालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि उच्च शिक्षा को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने हेतु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2025 में किस लैंग्वेज को यूनेस्को की लुप्त प्राय सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन थे। ए संथाली भाषा को, बी ऑप्शन था हो भाषा को, सी ऑप्शन था मैथिली भाषा को और डी ऑप्शन था अवधी भाषा को, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हो भाषा को इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि हो भाषा झारखंड उड़ीसा क्षेत्र की जनजातीय भाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नई शिक्षा नीति यानी कि नैप के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा के देने पर जोर है। ऑप्शन थे। ए अंग्रेजी भाषा, बी ऑप्शन था हिंदी भाषा, सी ऑप्शन था मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा और डी ऑप्शन था संस्कृत भाषा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा स्थानीय भाषा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि बच्चों की समझ बेहतर करने के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में असम राज्य में न्यायालयी कार्य
किस भाषा की में करने की अनुमति दी गई? 4 ऑप्शंस थे। ए हिंदी भाषा, बी ऑप्शन था अंग्रेजी भाषा, सी ऑप्शन था असमिया भाषा और डी ऑप्शन था बंगाली भाषा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, असमिया भाषा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि स्थानीय भाषा में न्याय को बढ़ावा देने के लिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भोजपुरी भाषा को लेकर 2025 में क्या चर्चा रही? 4 ऑप्शंस थे। ए हटाने की, बी ऑप्शन था शास्त्रीय भाषा बनाने की, सी ऑप्शन था विदेशी भाषा घोषित करने की और डी ऑप्शन था अनिवार्य बनाने की। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय भाषा बनाने की। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया कि भोजपुरी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था किसी वस्तु पर भार पृथ्वी के केंद्र पर ऑप्शन थे। ए अधिकतम होता है, बी ऑप्शन था न्यूनतम होता है, सी ऑप्शन था शून्य होता है और डी ऑप्शन था समान होता है। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। किसी वस्तु पर भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, शून्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में बराबर होता है, इसलिए परिणामी बल शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन थे। ए सोडियम, बी ऑप्शन था पारा, सी ऑप्शन था लोहा और डी ऑप्शन था एल्यूमिनियम। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पारा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो पारा होता है वह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वह धातु, और जो धातु है वह ब्रोमीन है। ब्रोमीन वो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक धातु है। यही बताया है कि पारा यानी कि मरकरी एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर तरल रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शंस थे। ए यकृत में, बी ऑप्शन था प्लीहा में, सी ऑप्शन था अस्थि मज्जा में और डी ऑप्शन था गुर्दा में। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि आरबीसी का निर्माण वोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी चालक में विभवांतर दो गुना कर दिया जाए तो धारा कैसी हो जाएगी? ऑप्शन थे। ए आधी हो जाएगी, बी ऑप्शन था दोगुनी हो जाएगी, सी ऑप्शन था समान रहेगी और डी ऑप्शन था शून्य हो जाएगी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी हो जाएगी। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यदि किसी चालक में विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो धारा भी दोगुनी हो जाएगी। यही बताया है। जो ओम्स का लॉ होता है वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि विभवांतर बढ़ाने पर धारा भी बढ़ती है। यानी कि बी बढ़ेगा तो धारा भी इंक्रीज होगी, बी इंक्रीज धारा इंक्रीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका निम्न में कौन सा अम्ल वर्षा में के जल को अम्लीय बनाता है? 4 ऑप्शन थे। ए एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन था नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन था कार्बोनिक अम्ल। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए श्वसन से, बी ऑप्शन था वाष्पोत्सर्जन से, सी ऑप्शन था प्रकाश संश्लेषण और डी ऑप्शन था अपघटन से। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण से। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भोजन, पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वह प्रकाश संश्लेषण से। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, बी ऑप्शन था अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, सी ऑप्शन था विद्युत चुम्बकीय होती हैं और डी ऑप्शन था प्रकाशीय होती हैं। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया है कि ध्वनि माध्यम में संपीड़न वितरण द्वारा चलती हैं। अगला क्वेश्चन था जो रीजनिंग से था कि 5 के बाद जिस प्रकार 11 आता है, 11 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 47 आता है। अब आपको बताना था कि 47 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके ऑप्शन दिए गए थे। ए 93, बी ऑप्शन था 95, सी ऑप्शन था 97 और डी ऑप्शन था 99। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 97, यानी कि 97 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो 97 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने ये सॉल्व किया। इसको आप देख सकते हैं कि 5 इंटू 2+1 यानी कि बराबर 11 होगा। यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी कि 11 इसका। इसी प्रकार 47 गुणा 2+1 यानी कि बराबर 97, 97 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राम 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह दिशा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए उत्तर, बी ऑप्शन था पूरब, सी ऑप्शन था उत्तर पूरब और डी ऑप्शन था पश्चिम। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूरब इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कि इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था
ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पति है, तो डी का बी से क्या संबंध है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पिता, बी ऑप्शन था चाचा, सी ऑप्शन था दादा और डी ऑप्शन था मामा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पिता। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका मैंने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कथन था कि सभी विद्यार्थी मेहनती हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष था कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, और सेकंड निष्कर्ष था कि कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए थे, केवल एक सही है, बी ऑप्शन था दो सही है, सी ऑप्शन था एक और दो दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। इसका सॉरी केवल दो सही है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि निश्चित नहीं, केवल संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीएच बराबर 7 का क्या अर्थ है? ऑप्शंस थे, ए अम्लीय, बी ऑप्शन था क्षारीय, सी ऑप्शन था उदासीन और डी ऑप्शन था अत्यधिक अम्लीय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी उदासीन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है, अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय है, और 7 से अगर अधिक है तो वह क्षारीय है। यही बताया है कि पीएच का मान 7 का अर्थ क्या है, यानी कि वह उदासीन है। अगर वह 7 से कम होता तो वह अम्लीय होता, और अगर 7 से ज़्यादा होता तो वह क्षारीय होता। यही पूछा गया था। यही इसको एक्सप्लेन किया कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।